गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल। आइए हम लोग रोज की तरह आज लीगल लिटरेचर और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी गंभीर विषय, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशियल, यानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो इस संदर्भ में चर्चा करने के पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हालांकि आप सब जानते हैं कि जजेस का जो सैलरी वगैरह है ये सारे गवर्नमेंट से ही पेड होता है, लेकिन फिर भी जो है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। और इस इंडिपेंडेंसी की वजह से हमारी पब्लिक एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस जो है वो अपनी जो जजमेंट डिलीवर करेंगे वो निष्पक्ष होंगे, किसी भी पक्ष की तरह किसी की पक्षपात नहीं होंगे, कोई एक पक्ष के तरफ जो है झुकाव नहीं होंगे। ये हमारी मान्यता है। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो विंग है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है और तीनों ही जो है पब्लिक के लिए अपना काम करते हैं। तो तीनों में एक अनुनाश्रय संबंध है, एक कोऑर्डिनेशंस बना के जब काम करेंगे तभी जाके आपका इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कोई भी काम संपन्न हो पाएगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। अब हम लोग जो जिस विषय को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो क्या है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि जुडिशरी इटसेल्फ अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है वो जो चाहे सो करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर जस्टिस की अपेक्षा नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब सब जानते हैं कि रिव्यू, अपील, रिविजन्स के द्वारा जजेस के जजमेंट्स को बहुत हद तक हम लोग अकाउंटेबल बनाते हैं। कोई भी जस्टिस अगर कोई भी जजमेंट दिया, अगर हम उससे एग्रीव्ड हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अपील में जाते हैं, रिव्यू करते हैं या फिर रिवीजन करते हैं। तो ये हमारे एक प्रोसीड्यूर हुआ। दूसरा, अगर कोई जजेस कोई मिसबिहेव करते हैं या क्या कहते हैं आर्बिट्ररी कोई एक्शन लेते हैं या आर्बिट्ररी कोई जजमेंट पास करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे आर्टिकल्स के प्रोविजंस है, ऐसे जजेस को हटाया भी जा सकता है। हमारे आर्टिकल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 124 अंडर ब्रैकेट 2 अंडर ब्रैकेट 4 के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस को भी इम्पीच किया जा सकता है। इसी तरह आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट्स के जजेस को भी इम्पीच किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का एकमात्र तरीका जो है, एकमात्र ऑप्शंस जो है इम्पीचमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, इम्पीचमेंट उतना आसान तरीका नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि दोनों ही पार्लियामेंट में यानी लोअर एंड अपर सदन में 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं होना, ये मेजॉरिटी जो है होना जरूरी है। आज तक जो है हमारे इंडियन जुडिशरी में इम्पीचमेंट हुआ है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, हटा नहीं पाया गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि इम्पीचमेंट जो है वो एक कठिन
प्रोसीड्योर है, कठिन तरीका है, ये लगभग जो है नहीं के बराबर है। इसके अलावा हमारे आर्टिकल्स 124 अंडर ब्रैकेट 5 जो है, इसी के अंदर जो है इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये बनाया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी जजेस की एक्टिविटी को अगर वो आर्बिट्री हो या फिर वो मिसबिहेव कर रहे हैं या उनके ऐसी कोई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिला है, तो ऐसे जजेस के अगेंस्ट में इंक्वायरी किया जा सकता है। अब जो है हम जैसे डिस्कस किए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, चूंकि हम सब इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में हमारा जो कंसेप्ट है, जजेस मस्ट बी द ऑनेस्ट एंड डिसीजन मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गुड फेथ। अगर वो ऑनेस्ट है, गुड फेथ में कोई डिसीजन पास करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में वो जजमेंट बायस्ड नहीं होगा और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। दूसरा जो पॉइंट है कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को देखते हुए अपने जजमेंट जो है डिलीवर करेंगे। इसमें दो चीजें जो है दो आते हैं, ऑडी अल्टरम पार्टम का कंसेप्ट और दूसरा नेमो जुडेक्स इन कॉजा, नेमो जुडेक्स इन कॉजा। ये दोनों कंसेप्ट को हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में समाहित किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जजेस, कि जो चूंकि हमारे जजेस के जो जस्टिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप जानते हैं कि आप अगर हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी कोई भी अगर फाइल करते हैं, फाइलिंग सेक्शंस होता है, उनमें डिफेक्ट लगता है, आपके यहाँ रजिस्ट्रार है, क्या कहते हैं कोर्ट मास्टर है, सेक्शंस है, तो इन सारे प्रोसीड्यूर यानी बेंच में आपके फाइल पहुंचने के पहले, केस लिस्टिंग होने के पहले इंटायर प्रोसीड्यूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं, ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि जजेस सोशलाइज थोड़ा कम हो। ऐसा कोई कि नो एथिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे कि जस्टिस लोग या जजेस लोग जो है पब्लिक में, मार्केट में, शॉपिंग मॉल में इधर उधर नहीं घूमते। क्यों? वो बहुत ज़्यादा पब्लिक के एक्सेस होने से जस्टिस या जजमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हमारे कोई इथिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि सोशलाइज थोड़ा सा कम हो। इसी तरह जो है हमारे राम प्रताप शर्मा वर्सेस दयानंद के केस में भी कहा गया है कि जस्टिस लोग, आप इसको नोट कर सकते हैं, राम प्रताप शर्मा वर्सेस दयानंद के केस में, कि जस्टिस लोग को जो है बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहिए। सोशल एक्टिविटी जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस की इन्विटेशन, कोई कमर्शियल कोई एक शॉप ओपनिंग सेरेमनी में किसी जजेस को इन्विटेशन दिया जाता है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे काम से जजेस को जो है अलग रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जो बात करते हैं हम लोग, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई अधिकार दिया गया, आप अपने अधिकार की बात करते हैं, तो आपके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप किसी केस को जब सुनने के आपके अधिकार है, आप जजेस है, आप जजमेंट डिलीवर करने के आपका अधिकार है, आप करेंगे, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप जस्टिस जो जजेस जो जजमेंट जो डिलीवर करेंगे, वो जजमेंट जो है बायस्ड ना हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस हो, ये एक्सपेक्टेशन है। तो दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो जो चाहे, जो मन चाहे
वही कर देंगे, नहीं, दैट इज द कॉल अकाउंटेबिलिटी। इस अकाउंटेबिलिटी से सबसे जो चैलेंज किया है, तो नंबर वन चैलेंज इन डिमांड, हमारी क्या डिमांड है, पब्लिक क्या है। आप जानते हैं कि हमारे भारत ऑल ओवर भारतवर्ष में अभी लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। लोगों की धीरे धीरे जुडिशरी के प्रति जो है थोड़ा सा मन उगते जा रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है या न्याय नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो है एब्सेंस ऑफ रिमेडी, इसकी कोई रिमेडी की जो दूसरा तो है नहीं। अगर कोई विवाद, कोई केस आ गया तो डेफिनेटली प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए आपको जो है अपने जजमेंट लेना है, और जो जजमेंट दिया जाएगा उस जजमेंट से अगर आप एग्रीड हैं तो डेफिनेटली आप अपील करेंगे, आप रिव्यू रिविजन्स में जाएंगे। इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा जो है द लेजिटिमेसी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीड्योर, और चौथा है नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द जजेस प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस, इवन सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप जानते हैं कि 31 जजेस हैं, तो उनकी जो क्वालिटी हो, उनकी जो गुणवत्ता हो, उनकी जो क्या कहते हैं जजेस एक जजमेंट प्रोनाउंस करने, जजमेंट्स लिखने में, या उसका नॉलेज इंटायर मैटर पे, इस तरह की जो बातें हैं, तो नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द जजेस प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स, वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो एक स्टैंडर्ड उसका नॉलेज हो, तभी जाके जो है ये कर सकते हैं क्या कहते हैं न्याय की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इन द जुडिशरी। चूंकि हम एक समाज में रहते हैं, हमारे समाज के दबे कुचले तरीके बहुत सारे समय होता है क्या, जैसे अभी हमने कहा कि नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द जजेस प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि आपने ST SC माइनॉरिटी इस कोटे में कुछ जजेस को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसलिए कि हमारे दबे कुचले समाज के व्यक्ति के उनकी भी बातें को ध्यान में रखते हुए उस सोसाइटी से या उस हमारे कम्युनिटी से किसी न किसी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द जुडिशरी की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट जो है द नेसेसरी ऑफ इफिशिएंसी, हमारी इफिशिएंसी की नेसेसिटी है। अगर हमारे पास वो इफिशिएंसी नहीं, हम तो जज बन गए लेकिन हम जजमेंट दे नहीं पा रहे हैं, मैटर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है एब्सेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज द, उससे हमारा क्या कहते हैं और कोई हायर कोर्ट है नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे दिया दैट इज द लॉ ऑफ लैंड हो गया, लॉ ऑफ लैंड हो गया, उसको हमें मानना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आप सहमत नहीं भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं, और रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये आपके लिए एक चैलेंजेस है नीड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो चैलेंजेस एक हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दूसरा जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे चैलेंज में आप जानते हैं जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट है, वो जो कहेंगे जैसा जजमेंट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट तक अब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया उससे अगर आप एग्रीड है तो उसको बहुत ज़्यादा तो आप रिव्यू कर सकते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जुडिशरी के ऊपर जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये एक चैलेंजेस है। दूसरा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसे हम पहले ही डिस्कस किए कि हमारे जो 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो इन तीनों में समन्वय रखना, एक कोऑर्डिनेशन बना के काम करना एक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी है। अब लैंडमार्क जजमेंट्स में जो है आपके SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था
कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, अगर हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, आप किसी डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिडेंशियल उस लेवल तक रख सकते हैं जो देश हित में हो, सिक्योरिटी मैटर पे हो, हमारे भारतीय यानी हमारे इंडियंस के जो इंटरनेशनल इश्यूज पर हमारे थ्रेट की बात हो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स अगर पब्लिश किया जाए तो हमारे भारत की समरसत्ता पर जो है खतरा हो सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स को आपको पब्लिक करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कहा गया था कि जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, इस मैटर को भी पारदर्शी करना चाहिए, लोग को जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका ट्रांसफर कैसा होता है, इसकी विधि कैसा है, इसको भी पब्लिक में लाना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, केस लॉ जो है वो मिड डे जर्नलिस्ट केस के नाम से काफ़ी फेमस केस है। मिड डे जर्नलिस्ट केस में असल में करप्शन इन्वॉल्व था। इस करप्शन के अगेंस्ट में एक जजमेंट दिया गया था जस्टिस के द्वारा। इसमें क्या किया गया था कि पब्लिश्ड एविडेंस सील करने के लिए ये जो माने करप्शन की मैटर था, इस करप्शन की मैटर को पब्लिश किया था कौन? मिड डे जर्नलिस्ट के द्वारा। तो मिड डे जर्नलिस्ट के द्वारा जब ये करप्शन के मैटर को उजागर किया तो ये केस जो है कोर्ट तक पहुंचा, और जब कोर्ट में जजमेंट दिया वो कहा कि इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। दिल्ली की प्रॉपर्टी था, एक शॉपिंग मॉल से रिलेटेड था। तो इसमें हुआ था क्या कि उस जजमेंट देने की जस्टिस के लड़के जो है उस करप्शन में इन्वॉल्व था उस सेल में। तो बाद में क्या हुआ कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में, जस्टिस के अगेंस्ट में कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ। फिर जो है बाद में और भी एक केसेस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी इन्वेस्टिगेशंस को करने के लिए जो है जजेस को वो अलग रखा गया कि जजेस का काम जो है इन्वेस्टिगेशंस करना नहीं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। आगे चलकर एक और इम्पोर्टेंट केस जैसे सरोजिनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस, इसमें सरोजिनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस रामास्वामी ने जो जजमेंट दिया, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स और जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए, के वी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को जो है जब जजमेंट आया तो ये माना गया कि ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इंडिया के जो जजमेंट थे उसको क्या कहते हैं, सुपरसीड करते हैं। इस तरह जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट की हम लोग डिस्कस किए रिगार्डिंग द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशंस आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके रिलेटेड हो, आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा रिक्वेस्ट कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।